हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड का पार्ट 5 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंट कल्चर एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति। प्रिंट कल्चर का फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या रोल था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। मैनी हिस्टोरियंस हैव ओपेंड दैट प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशंस विद इन विच फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड। तो कई इतिहासकारों का ये मत है कि जो प्रिंट कल्चर है उसकी वजह से कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति होने में प्रिंट कल्चर की बहुत बड़ी भूमिका है। 3 टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट हैव बीन यूजुअली गिवन, और इसके समर्थन में 3 प्रकार के यानी 3 तरह के मत जो है वो दिए जाते हैं। सबसे पहले की बात करते हैं। फर्स्ट, प्रिंट पॉपुलराइज्ड द आइडिया ऑफ द एनलाइटमेंट थिंकर्स, यानी कि जो ये मुद्रण था इसकी वजह से जो ज्ञानी विचारक थे, ज्ञानी थिंकर्स थे जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, प्रिंट की वजह से इनके आइडियाज़ जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुए। अलग अलग कोनों में यूरोप के इन आइडियाज़ को पढ़ा जाने लगा। ठीक है। देयर राइटिंग्स प्रोवाइडेड ए क्रिटिकल कमेंट्री ऑन ट्रेडिशन, सुपरस्टिशन एंड डेस्पोटिज्म कलेक्टिवली। अब जो इन थिंकर्स की जो राइटिंग्स थी, यानी कि ये जो आइडियाज़ थे इनके या जो बुक्स वगैरह लिखते थे, उसमें आलोचना की गई थी किन चीज़ों की? ट्रेडिशन की, परंपरा की, सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास की, और डेस्पोटिज्म यानी कि निरंकुशता की। ठीक है। दे आर्ग्यूड फॉर द रूल ऑफ रीजन रादर दैन ट्रेडिशन। अब इन विचारकों के अकॉर्डिंग, थिंकर्स के अकॉर्डिंग, जैसे वोल्टेयर हो गया, रूसो हो गया, थॉमस पेन हो गया, इनके अकॉर्डिंग जो है इनका ये मानना था कि जो रूल हो, शासन हो, वो रीज़न का हो, यानी कि तर्क का हो, ना कि परंपरा का हो। ठीक है। यानी कि शासन जो है, शासन का जो आधार हो, रूल का जो बेस हो, वो रीज़न हो, ट्रेडिशन ना हो। एंड डिमांडेड दैट एवरीथिंग बी जज्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ रैशनैलिटी एंड रीजंस। और इनका मानना ये भी था कि हर जो चीज़ है, हर एक चीज़ जो है जज की जाए। ठीक है। किसके आधार पे? रैशनैलिटी यानी कि तर्क संगत के आधार पे और रीज़न के आधार पे, ना कि कोई अंधविश्वास या परंपरा इनके आधार पे नहीं होनी चाहिए। दे अटैक द सैक्रेड अथॉरिटी ऑफ द चर्च एंड द ऑटोक्रेटिक पावर ऑफ द स्टेट। अब इन थिंकर्स ने, इन विचारकों ने जो है अटैक किया। ठीक है। सीधा हमला बोला किस पे? जो सैक्रेड अथॉरिटी थी चर्च की, यानी कि चर्च को एक बहुत ही पवित्र संस्था माना जाता था, और चर्च यानी कुछ भी बोल दे वो जो है आंख बंद करके उस पर विश्वास कर दिया जाता था। तो इन थिंकर्स ने इस चीज़ पर जो है सीधा सीधा हमला बोला। ठीक है। और ऑटोक्रेटिक पावर ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य की जो निरंकुश सरकार थी या निरंकुश जो शक्ति थी, उस पर भी हमला बोला इन थिंकर्स ने। एंड थस इरोडेड द वैलिडिटी ऑफ ए सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन ट्रेडिशन। और उसके बाद एक जो सामाजिक ढांचा जो था, सोशल ऑर्डर जो था, जो ट्रेडिशन यानी कि परंपरा पर आधारित था, उसको भी ख़त्म करने की बात कही। यानी कि इन थिंकर्स का ये मानना था कि कोई भी चीज़ हो वो रैशनैलिटी और रीज़न पे आधारित हो। ठीक है। ना कि बस आँख बंद करके कुछ भी विश्वास कर लें। The writings of Rousseau and Voltaire were read widely, and those who read these books observed the world through new eyes which were questioning, rational and critical. अब इनकी जो राइटिंग्स थी, रूसो की, वोल्टेयर की, यानी कि इन्होंने जो जो आइडियाज़ थे इनके, इनको खूब सारा जो है पढ़ा जाने लगा अलग अलग लोगों के द्वारा। ठीक है। और इन आइडियाज़ को पढ़ने के बाद लोगों ने इस दुनिया को, जिन्होंने भी ये आइडियाज़ पढ़े, उन्होंने दुनिया को एक नई नज़रों से जो है वो देखना शुरू कर दिया। और वो नई नज़र क्या थी? वो थी रैशनैलिटी के बेस पे और रीज़न के बेस पे हर चीज़ को जज करना। ठीक है। और इसके साथ ही ये जो है क्वेश्चनिंग इनको आ गई, यानी कि क्वेश्चन करने लगे। ठीक है। और रैशनल हो गए, तर्कसंगत हो गए, और क्रिटिकल यानी कि आलोचनात्मक हो गए। यानी कि ये नहीं कि किसी ने भी कुछ कह दिया मान लिया, बल्कि अब उनको अच्छे से समझते और फिर वो जो है उस पर चिंतन करते, फिर विश्वास करते। पहला तो ये था कि लोगों के अंदर जागरूकता आई इतनी सारी, पहला रीज़न तो ये। ठीक है। सेकंड, प्रिंट क्रिएटेड ए न्यू कल्चर ऑफ डिबेट एंड डायलॉग। अब प्रिंट की वजह से, यानी कि जो बुक्स वगैरह पब्लिश होती थी, आइडियाज़ जो इतने सारे इतनी दूर दूर स्प्रेड हो गए थे, लोगों ने पढ़ने के बाद लोगों को जो है डिबेट करना आ गया, वाद विवाद करना आ गया। ठीक है। और डायलॉग करना यानी कि बातचीत करनी आ गई। तो हर चीज़ पे इनकी अपनी अपनी एक राय होती थी, लोग समझदार हो गए थे। ये एक न्यू कल्चर क्रिएट किया किसने? प्रिंट ने। नई संस्कृति को जन्म दिया किसकी? डिबेट और डायलॉग की।
इससे पहले लोग आंख बंद करके सब विश्वास करते थे, कोई डिबेट नहीं था, नॉलेज ही नहीं थी लोगों में, तो कहाँ से डिबेट करेंगे। ऑल नॉर्म्स, values and institutions were re-evaluated and discussed by a public which had become aware of the power of reason and recognized the need to question existing beliefs and idea। जितने भी नॉर्म्स थे, मानदंड थे, वैल्यूज़ थी, इंस्टीट्यूशन संस्थाएं थी, उनको री-इवैल्यूएट, पुनर्निरीक्षण किया गया उनको, ठीक है, दोबारा से उनको अच्छे से जो है देखा गया, दोबारा से उनको अच्छे से समझा गया, जितनी भी संस्थाएं थी, नॉर्म्स थे, वैल्यूज़ थे, ठीक है, एंड डिस्कस्ड बाय ए पब्लिक विच हैड बिकम अवेयर ऑफ पावर ऑफ रीज़न। और ये जो नॉर्म्स, वैल्यू और इंस्टीट्यूशंस थे, इनको री इवैल्यूएट किसने किया? एक ऐसी पब्लिक ने किया जो कि अब पावर यानी कि शक्ति किसकी, रीज़न की, तर्क की शक्ति को जानने लगे थे, जागरूक हो गए थे लोग, ठीक है। एंड रिकॉग्नाइज द नीड टू क्वेश्चन एग्जिस्टिंग बिलीफ्स एंड आइडिया। और जो ऑलरेडी से जो चीज़ अस्तित्व में थी, ऑलरेडी से ऐसे बिलीफ्स जो अस्तित्व में थे और विचार जो अस्तित्व में थे, उनको भी क्वेश्चन करना, ठीक है, उनको भी क्वेश्चन करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। विद इन दिस पब्लिक कल्चर न्यू आइडियाज़ ऑफ सोशल रिवोल्यूशन इमर्ज्ड। और ये जो पब्लिक कल्चर था यानी कि क्वेश्चनिंग का, एग्जिस्टिंग बिलीफ्स और आइडियाज़ और पावर ऑफ रीज़न, ठीक है, और नॉर्म्स, वैल्यूज़ और इंस्टीट्यूशन का रीवैल्यूएशन, यही जो है कह सकते हो कि इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं सोशल रेवोल्यूशन यानी कि जो सामाजिक क्रांति उभरी, इमर्ज हुई, ठीक है। थर्ड रीज़न, देयर वाज एन आउटपोरिंग ऑफ लिटरेचर विच मोक द रॉयल्टी एंड क्रिटिसाइज देयर मोरलिटी बाय 1780s। और कुछ ऐसी बुक्स भी लिखी गई, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा ऐसी बुक्स लिखी गई, ऐसा लिटरेचर, साहित्य लिखा गया जो कि रॉयल्टी को मोक यानी कि जो राजा महाराजा थे, रॉयल्टी, उनको उनकी हंसी उड़ाने लगी। ऐसा साहित्य जो है हंसी उड़ाने लगा किसकी? राजा महाराजाओं की। और क्रिटिसाइज देयर मोरलिटी, और उनकी जो नैतिकता थी उसकी आलोचना करने लगा ये। बाय द 1780, 1780 के दशक तक। इट रेस्ड क्वेश्चंस अबाउट द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर इन द प्रोसेस। और जो उस समय का सोशल ऑर्डर यानी कि जो सामाजिक ढांचा अस्तित्व में था, उस पर भी क्वेश्चन उठाने लगे। आपको पता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय जो है क्या नाम है, कॉमनर्स थे, लॉर्ड्स थे, तो मतलब पूरी सोसाइटी जो है एस्टेट्स में बटी हुई थी, ठीक है, तो उस पर जो है वो क्वेश्चन करने लगे। कार्टून्स एंड कैरिकेचर सजेस्टेड दैट द मोनार्की रिमेन्ड एब्जॉर्ब्ड ओनली इन सेंसुअल प्लेजर्स वाइल द कॉमन मैन सफर्ड इमेंस हार्डशिप। और कई तरह के कार्टून और कैरिकेचर्स यानी कि व्यंग्यात्मक चित्र यानी कि ऐसे पिक्चर्स बनाई जाने लगी जिनमें इन राजा महाराजाओं का हंसी उड़ाई जाने लगी उन पिक्चर्स के थ्रू, ठीक है। और ये दिखाने की कोशिश की गई कि जो मुनार्की यानी कि जो राजतंत्र है, जो राजा है, वो एब्जॉर्ब यानी कि अपने आप को बिजी रखता है किसमें? सेंसुअल प्लेजर्स में, अपनी मौज मस्ती में। जबकि जो कॉमन पीपल, जो आम आदमी, वो सफ़र करता है क्या? इमेंस हार्डशिप, उसको कितनी सारी परेशानियाँ होती हैं। यानी कि राजा महाराजा को कोई मतलब नहीं है कि आम आदमी जी रहा है, मर रहा है, उसे तो सिर्फ अपनी मौज मस्ती से मतलब है। तो ये किस चीज़ के थ्रू दिखाया गया? बुक्स के थ्रू भी दिखाया गया और कार्टून और कैरिकेचर्स के थ्रू भी दिखाया गया। This literature circulated underground and caused the growth of emotional hostility against the monarchy। इस टाइप का जो लिटरेचर था, या साहित्य था या कार्टून्स थे, ये अंडरग्राउंड यानी कि भूमिगत चुप चुप के जो है वो सर्कुलेट, इनका प्रचार और प्रसार होता था। अगर ओपनली करेंगे तो राजा इनको दबा देंगे, तो इनका भूमिगत तरीके से जो है छुप करके प्रचार प्रसार होता था। और इसकी वजह से जब लोग इसको पढ़ने लगे, इस टाइप के लिटरेचर को, तो लोगों के अंदर भावनात्मक शत्रुता का जन्म हुआ, किसके विरुद्ध? मोनार्की यानी कि राजाओं के विरुद्ध, ठीक है। तो लोग अवेयर हुए। तो ये 3 रीजन्स हमने पढ़े, तो कहीं ना कहीं तीनों प्रिंट का बहुत बड़ा रोल था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, ये देखने को मिलता है। हाउ डू वी लुक एट दीज आर्ग्यूमेंट्स। अब हम ये जो मत हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, इनको कैसे देखें? देयर इज़ नो डाउट दैट प्रिंट हेल्प्स द स्प्रेड ऑफ आइडियाज़। इस बारे में तो कोई भी संदेह नहीं है कि प्रिंट की वजह से यानी कि मुद्रण की वजह से जो है आइडियाज़ यानी कि विचार जो है बहुत दूर दूर तक जो है वो फैल गए थे, अच्छे विचार जिसको पढ़ करके लोग क्वेश्चन करने लगे थे। But we must not forget that people did not read just one kind of literature। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लोग सिर्फ एक ही तरह का साहित्य नहीं पढ़ रहे थे, यानी कि एक ही टाइप की बुक्स वगैरह नहीं पढ़ रहे थे। If they read the ideas of Rousseau and Voltaire, they were also exposed to monarchical and church propaganda। अगर हम ये मान के चले कि उन्होंने रूसो और वोल्टेयर के जो विचार थे वो अच्छे से पढ़े, तो
दूसरी तरफ जो है ऐसे लिटरेचर भी पढ़ा, ऐसा साहित्य भी पढ़ा जो कि राजा महाराजाओं द्वारा लिखा जा रहा था या उनके जो अनुयायी थे या फॉलोअर्स थे, और जो चर्च के द्वारा लिखा जा रहा था। ऐसा प्रोपेगेंडा यानी कि प्रचार प्रसार भी जो लोग हैं वो पढ़ रहे थे। तो एक तरफ इनकी किताबें थी और एक तरफ इनकी किताबें थी, ये भी पढ़ी जा रही थी। दे वर नॉट इन्फ्लुएंस डायरेक्टली बाय एवरीथिंग दे सो और रेड। तो जो लोग थे वो सीधे तरीके से प्रभावित नहीं हो रहे थे, जो भी चीज़ें वो पढ़ रहे थे उससे सीधे तरीके से प्रभावित नहीं हो रहे थे, ठीक है। दे अडोप्टेड सम आइडियाज़ एंड रिजेक्टेड अदर्स। अब जिस आदमी को जैसा विचार अच्छा लगता था उसने वो अपना लिया, और जो नहीं लगता था उसको वो रिजेक्ट कर देता था। दे इंटरप्रेटेड थिंग्स इन देयर ओन वे। और जो भी लोग जो अलग अलग टाइप के आइडियाज़ जो पढ़ते थे तो वो उन आइडियाज़ को अपने अनुसार जो है व्याख्या करते थे, ठीक है, अपने अपने तरीके से व्याख्या करते थे। प्रिंट डिड नॉट डायरेक्टली मोल्ड देयर माइंड्स बट इट ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ थिंकिंग डिफरेंटली। हालांकि ये कह सकते हैं कि जो प्रिंट यानी कि जो बुक्स वगैरह थी या न्यूज़पेपर या कुछ भी पत्रिकाएं, जर्नल्स वगैरह, सीधा सीधा लोगों का दिमाग नहीं बदला इन्होंने, पर हाँ लोगों के अंदर इतनी नॉलेज ज़रूर आ गई थी कि अब वो अलग तरीके से सोचने लगे थे, क्वेश्चन करने लगे थे, ठीक है। आंख बंद करके अंधविश्वास बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तर्कसंगत हो गए थे। ये सारी चीज़ें ज़रूर प्रिंट ने दी और यही मेन चीज़ें थी, ठीक है। द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी। द 19th सेंचुरी सो बिग लीप्स इन मास लिटरेसी इन यूरोप, ब्रिंगिंग इन लार्ज नंबर्स ऑफ न्यू रीडर्स अमोंग वुमेन, चिल्ड्रन एंड वर्कर्स। अब 19वीं शताब्दी में लीप्स होती हैं छलांग, जो मास लिटरेसी यानी कि जन साक्षरता ने बहुत लंबी लंबी छलांग मारी यूरोप के अंदर, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो पढ़े लिखे होने लगे, ठीक है। और इसमें जो है काफ़ी रीडर्स भी बढ़े। जब लिटरेसी बढ़ेगी तो रीडर्स यानी कि पढ़ने वाले लोग भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें महिलाएं भी थी, चिल्ड्रंस यानी कि बच्चे भी थे, और वर्कर्स यानी कि काम करने वाले लोग भी थे, ठीक है। तो कह सकते हैं 19th सेंचुरी में लिटरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, मास लिटरेसी। चिल्ड्रन, वुमेन एंड वर्कर्स, बच्चे, महिलाएं और श्रमिक। व्हेन प्राइमरी एजुकेशन बिकेम कंपल्सरी फ्रॉम द 19th सेंचुरी, चिल्ड्रन वर एन इम्पोर्टेंट कैटेगरी ऑफ रीडर्स। जब प्राइमरी एजुकेशन यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा है, ठीक है, 1st to 5th क्लास की, इसे प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं। जब प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी यानी कि अनिवार्य कर दिया गया 19th सेंचुरी से, 19वीं सदी से, पूछ सकता है कब से प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी किया गया, 19th सेंचुरी से, ठीक है। चिल्ड्रन वर एन इम्पोर्टेंट कैटेगरी ऑफ रीडर्स। तो चिल्ड्रन भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्रेणी या वर्ग बन गए रीडर्स के, यानी कि चिल्ड्रन भी रीडर बन गए क्योंकि चिल्ड्रन अब कंपलसरी एजुकेशन होने के बाद वो भी किताब पढ़ने लगे। प्रोडक्शन ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स बिकेम क्रिटिकल फॉर द पब्लिशिंग इंडस्ट्री। और जितनी भी जो पब्लिशिंग इंडस्ट्री थी यानी कि जो छपाई उद्योग था, उस वो जो है टेक्स्ट बुक यानी कि जो ये प्राइमरी के बच्चे थे इनके लिए जो है किताबें, स्कूल टेक्स्ट बुक जो है वो छापने लगे, ठीक है। ए चिल्ड्रंस प्रेस डिवोटेड टू लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन अलोन वाज एस्टेब्लिश्ड इन फ्रांस इन 1857। और एक चिल्ड्रन प्रेस जो है वो डेवलप की गई यानी कि विकसित की गई, जो टोटल बच्चों के लिए ही थी, टोटल बच्चों के लिए, याद रखना इसको, ठीक है। कहाँ पे, फ्रांस में। कब, 1857 में। 1857 यानी कि जिस साल भारत में क्रांति हुई थी 1857 की, उस साल फ्रांस में जो है बच्चों के लिए एक स्पेशल चिल्ड्रन प्रेस जो है वो मतलब डेवलप हुई। दिस प्रेस पब्लिश्ड न्यू वर्क्स, ओल्ड फेरी टेल्स एंड फोक टेल्स। ये प्रेस क्या करती थी, नए नए जो किताबें लिखी गई इसमें, इसके अलावा पुरानी जो परियों की कहानियाँ थी वो छापी गई, फोक टेल्स यानी कि जो लोक कथाएँ थी वो छापी गई, ठीक है। इस प्रेस में पूछ सकता है इस प्रेस में क्या क्या नाम है, क्या चीज़ें छपती थी, तो न्यू वर्क्स, ओल्ड फेरी टेल्स और फोक टेल्स। The Grimm brothers in Germany spent years compiling traditional folk tales gathered from peasants. अब बात करते हैं जर्मनी के ग्रिम ब्रोदर्स की, यानी कि ग्रिम बंधुओं की। ग्रिम बंधु कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के। और उन्होंने काफ़ी साल लगा दिए किसमें, गैदरिंग यानी कि इकट्ठा करने में, या कंपाइलिंग यानी कि संकलन बोल लो, या गैदरिंग इकट्ठा करने में, क्या, ट्रेडिशनल फोक टेल्स यानी कि जो परंपरागत जो लोक कथाएं थी जर्मनी की, उनको इकट्ठा करने में, किससे, पीजेंट से, किसानों से, ठीक है।
दे एडिटेड, अब ये किस लिए इकट्ठा की, क्योंकि लोग छापेंगे, छाप के फिर लोग जो खरीदेंगे पढ़ेंगे लोग, और फोक टेल्स तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती थी उस समय। दे एडिटेड एवरीथिंग बिफोर द स्टोरीज वर पब्लिश्ड इन ए कलेक्शन इन 1812। तो इन्होंने कलेक्शन कब पब्लिश किया, 1812 में। पर पब्लिश करने से पहले, ठीक है, प्रकाशन करने से पहले ये जो फोक टेल्स थी इनके अंदर कुछ भी इनको एडिट किया जाता था, यानी कि काट छाट की जाती थी, कुछ भी बेकार चीज़ें होती थी वो हटा दी जाती थी इन फोक टेल्स में, ठीक है, और उसके बाद पब्लिश की जाती थी। और ये कब पब्लिश हुई, 1812 में। एनीथिंग विच वॉज कंसिडर्ड इम्प्रॉपर फॉर चिल्ड्रन और अपीयर्ड वल्गर टू द एलिट्स वाज डिस्कार्डेड। अब ऐसी कोई भी चीज़ जो कि बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं थी, अच्छी नहीं थी और बेकार थी, किन के लिए, जो उच्च वर्ग के लोग थे समाज के, वो चीज़ें हटा दी जाती थी इन फोक टेल्स में से, ठीक है। रूरल फोक टेल्स थस कोट ए न्यू फॉर्म, थस प्रिंट रिकॉर्डेड ओल्ड टेल्स विथ चेंज। इसी तरीके से जो ग्रामीण लोक कथाएं थी वो थोड़ी सी चेंज फॉर्म में पब्लिश होने लगी, क्योंकि बेकार चीज़ें हटा दी जाती थी, इसलिए न्यू फॉर्म हो गई। थस प्रिंट रिकॉर्डेड ओल्ड टेल्स विथ चेंज, इसलिए उनमें थोड़ा सा बदलाव होता था, ठीक है। वुमेन बिकेम इम्पोर्टेंट एज रीडर्स एंड राइटर्स। जो महिलाएं थी वो भी बहुत रीडर्स तो थी, पाठक तो थी, पढ़ने वाली तो थी, प्लस में राइटर भी बन गई थी, जैसे पीछे भी हमने देखा, लेख भी करने लगी, यानी कि लिखने भी लगी। पेनी मैगजीन्स वर पर्टिकुलरली मेंट फॉर वुमेन एज वर मैनुअल्स टीचिंग प्रॉपर बिहेवियर एंड हाउसकीपिंग। जो छोटी छोटी यानी कि सस्ती मैगजीन्स, पत्रिकाएं थी, वो मुख्य रूप से महिलाओं के लिए ही छापी जाती थी, ठीक है। इसके अलावा ये ऐसी किताबें जिसमें कि प्रॉपर बिहेवियर, अच्छे से व्यवहार कैसा किया जाए, और हाउसकीपिंग, घर के रख रखाव किस तरीके से अच्छा सा किया जाए, ये भी महिलाओं के लिए छापी जाती थी, ठीक है। When novels began to be written in the 19th century, women were important readers. जब 19वीं शताब्दी से, याद रखना बेटा, 19वीं शताब्दी से जब उपन्यास वगैरह लिखे जाने लगे तो महिलाएं जो है इस उपन्यास पढ़ने वाली, यानी कि महत्वपूर्ण रीडर थी इसकी, सबसे ज़्यादा महिलाएं उपन्यास पढ़ती थी, ठीक है। कब से लिखे जाने लगे, 19वीं शताब्दी से। सम ऑफ द फेमस नोवलिस्ट वर वुमेन। इनमें से मुख्य जो नोवलिस्ट थी, फेमस प्रसिद्ध जो उपन्यासकार थी उस समय की, वो थी जेन ऑस्टिन, द ब्रोंटे सिस्टर्स। जेन ऑस्टिन और ब्रोंटे सिस्टर्स 3 बहनें थी, ठीक है। एमिली ब्रोंटे और चार्लोट ब्रोंटे, 2 सिस्टर्स थी, सॉरी, एमिली ब्रोंटे और चार्लोट ब्रोंटे, और जॉर्ज इलियट, यानी कि जेन ऑस्टिन, इनका नाम याद रखना, ये फेमस नोवलिस्ट थी उस समय की, ठीक है। Their writings became important in defining a new type of woman. अब इन्होंने अपनी नॉवल से, यानी कि उपन्यासों से, एक अलग ही प्रकार की जो है महिला का निर्माण कर डाला, ठीक है। एक अलग ही टाइप की महिला बना डाली। क्या, कैसी, ए पर्सन विद विल, ऐसी महिला जिसके अंदर इच्छा शक्ति थी, स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनैलिटी, जिसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता था, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, एंड द पावर ऑफ थिंकिंग, और जो अपने दिमाग से काम लेती थी। इससे पहले मतलब इन नॉवेल्स में जो हीरोइंस होती थी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को दर्शाती थी, और इन चीज़ों को पढ़ने के बाद जो रियल वुमेन, जो महिलाएं, जो पाठक होती थी, वो भी इन चीज़ों को उन्होंने ग्रहण कर लिया, ठीक है। तो नॉवेल्स ने एक तरीके से महिलाओं को बहुत ही पावरफुल बना दिया। लैंडिंग लाइब्रेरीज had been established from the 17th century onwards. इसके बाद अब जो लाइब्रेरीज जो किताबें उधार में देती थी, लाइब्रेरीज में बड़ी बड़ी किताबें होती थी, और कुछ लोग जो उनको नहीं खरीद पाते थे वो उनको किराए पे ले लेते थे। ऐसी लाइब्रेरी कब से आने लगी, 17वीं शताब्दी से। लैंडिंग लाइब्रेरीज इन इंग्लैंड बिकेम इंस्ट्रूमेंट फॉर एजुकेटिंग वाइट कॉलर वर्कर्स, आर्टिशंस एंड लोअर मिडिल क्लास पीपल इन द 19th सेंचुरी। अब ये जो लैंडिंग लाइब्रेरीज थी इंग्लैंड में, इन्होंने किन लोगों को जो है साक्षर किया, किन लोगों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया, वाइट कॉलर वर्कर्स, यानी कि जो प्रशासन या क्लर्क वगैरह जो होते हैं ना, इनको अच्छे से एजुकेशन दी। आर्टिशंस, जो कारीगर होते थे। लोअर मिडिल क्लास पीपल, मध्य वर्गीय जो लोग होते थे 19वीं शताब्दी में। तो कह सकते हैं लैंडिंग लाइब्रेरीज की वजह से इन लोगों को एजुकेशन मिली 19th सेंचुरी में। समटाइम्स सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग क्लास पीपल रोट फॉर दैम सेल्फ। कई बार क्या होता था, जो खुद अपने आप जो पढ़े लिखे लोग होते थे, अपनी मेहनत से जो साक्षर बने थे, वो अपने आप अपने लिए लिखने लगे। आफ्टर द वर्किंग डे was slowly shortened from the mid 19th century, workers had some time for self expression and self improvement. अब मध्य 19वीं शताब्दी से जो
वर्किंग डे था, यानी कि 8 घंटे का कर दिया गया था या 9 घंटे का कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद काम करने के बाद 8-9 घंटे उसके बाद जो वर्कर होता था वो फ्री हो जाता था, और फिर उसके पास काफ़ी समय जो है, मतलब कुछ समय जो है उसके पास बचता था, उसमें वो क्या करता था, सेल्फ एक्सप्रेशन यानी कि लिख करके देखता था और सेल्फ इम्प्रूवमेंट अपना सुधार करता था, कोई भी उसके अंदर कमी होती थी। दे रोट पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स एंड ऑटोबायोग्राफीज इन ग्रेट नंबर। और ये जो वर्कर थे ये राजनीतिक संबंधी निबंध, राजनीति के बारे में, और खुद की जो आत्मजीवनी आत्मकथाएं थी ये लिखने लगे थे ये वर्कर्स काफ़ी बड़ी संख्या में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।